Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. RAS Mains Paper 4 English section. Students, today we will discuss words often confused or misused. Often we confuse between two words because of their spelling or context or meaning and misuse them in a sentence. This section also carries 2 marks. We have included all the questions which RPSC has asked in previous year exams in paper 4 and lot more other words. अभी तक हम एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में ये वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज हम कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स डाइव इन विद द फर्स्ट वर्ड. द एथलीट स्ट्रगल टू हील, HEALHEEL, after the injury, but his determination allowed him to quickly regain strength and return to the competition. यहाँ दो वर्ड्स हैं, HEALHEEL. प्रोनाउंस एक तरह से हो रहे हैं बट इनकी स्पेलिंग में डिफरेंस है और स्पेलिंग के साथ ही इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है. तो कैसे आपको अप्रोच करना है? पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद एक सेंटेंस का सेंट्रल थीम आपको समझ में आएगा कि यहाँ एक एथलीट है जो इंजरी से रिकवर करने की बात कर रहा है. द एथलीट स्ट्रगल टू हील आफ्टर इंजरी. तो यहाँ कौन सा हील करेक्ट वर्ड होगा, इसके लिए आपको दोनों ही वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए. देन यू नीड टू डिसाइड विच वर्ड सूट्स द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ होल सेंटेंस. HEAL का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इंजरी और इलनेस. और ये जो HEEL है, ये है द बैक पार्ट ऑफ द फुट, बैक पार्ट ऑफ द फुट. और इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, टू फॉलो क्लोजली बिहाइंड, किसी का पीछा करना. तो यहाँ आप मीनिंग पता होने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से करेक्ट वर्ड क्या होगा. सो फॉर दिस सेंटेंस द करेक्ट वर्ड शुड बी HEAL, टू रिकवर फ्रॉम एन इंजरी और इलनेस. This is how you should approach such type of questions. Next is, as the debate intensified, the speaker was forced to dissent from his earlier position in order to maintain his credibility within the party. जैसे ही डिबेट बढ़ी तो स्पीकर को अपनी पुरानी जो पोजीशन थी उससे पीछे हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा. ये सेंटेंस का सेंस निकल के आता है, अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पीछे हटना पड़ा. तो यहाँ ये दोनों वर्ड हैं, ये लगभग एक तरह से प्रोनाउंस हो रहे हैं, हालांकि डिफरेंस है, बट फिर भी आपको स्पेलिंग देख के इनका मीनिंग पता होना चाहिए और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ सेंटेंस में कौन सा वर्ड सूट हो रहा है. तो DESCEND, डिसेंड, इसका मतलब होता है टू मूव डाउनवर्ड, टू मूव डाउनवर्ड. और डिसेंट का मतलब होता है टू डिसएग्री, स्पेशली इन अ फॉर्मल सेटिंग. मतलब जो मैंने पहले बात कही, मैं वो बात मानता हूं अब कि ठीक नहीं थी. ये कोर्ट में भी होता है, जुडिशरी में भी होता है कि डिसेंटिंग जजमेंट होता है, या कोर्ट कहता है कि मेरा जो अर्लियर जो जजमेंट था वो ठीक नहीं था, अब जो हम बता रहे हैं ये सही है, ये पोजीशन, दिस पोजीशन इज करेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट. तो यहाँ जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा DISSENT. इसका मतलब होता है नीचे की तरफ जाना. तो यहाँ जो DESCEND is not the correct word which suits the sense of this sentence. As the debate intensified, the speaker was forced to dissent. मतलब उसने अपने शब्द वापस लिए from earlier position in order to maintain his credibility within the party. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? DISSENT. Then the next statement is, throughout his career, throughout his career, he always sought new opportunities to innovate, viewing each role as a stepping stone rather than as final destination. अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि करियर उसका एक प्रोफेशनल मूवमेंट, मतलब किस तरह से लॉन्ग टर्म में उसने प्रोफेशन में परफॉर्म किया. ही ऑलवेज सॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज को देखा उसने इनोवेट करने की, ताकि वो और आगे बढ़ सके. कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, किसके लिए? फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, CAREER, CARRIER. तो करियर और कैरियर, इन दोनों में डिफरेंस होता है. CAREER इज अ नाउन, इट मीन्स अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन. ये तो आप जनरली सुनते हैं, कैरियर ठीक है, कैरियर में आगे बढ़ना है, ये सब बातें. तो ये वाला वो कैरियर होता है. और एक होता है गाड़ी के पीछे कैरियर, ए पर्सन और थिंग दैट ट्रांसपोर्ट समथिंग. एक ऐसा पर्सन या ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करता हो. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सेंस तो नहीं निकल के आ रहा इस सेंटेंस से. तो आपके लिए जो राइट वर्ड होगा इस सेंटेंस में वो होगा CAREER, करियर.
और ये है कैरियर, करियर। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि पूरा सेंटेंस पढ़ें, उसका सेंस समझें, फिर दोनों जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग को देखें, और जो उसमें सूट हो रहा है वो डिसाइड करें। द बिजनेसमैन वॉज डीपली कॉन्शियस, डीपली कॉन्शियस और कंसाइंस, यहां तो क्लियरली आप अलग अलग प्रोनाउंस हो रहे हैं, कॉन्शियस और कंसाइंस ऑफ एथिकल implication of his actions, but his financial ambition often conflicted with his moral beliefs। काफी लेंथी सेंटेंस है, और इसी तरह के सेंटेंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना, किसी चीज के बारे में जानकारी रखना, और कंसाइंस का मतलब होता है आपकी अंतरात्मा, इनर सेंस। यहां कौन सा वर्ड सही होगा, पोज करके देखें। कॉन्शियस का मतलब है अवेयर ऑफ और रेस्पॉन्सिव टू वन सराउंडिंग और एक्शंस, और कंसाइंस का मतलब होता है इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, गाइडिंग वंस बिहेवियर। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, गाइडिंग वंस बिहेवियर। तो बिजनेसमैन वॉज डीपली कंसाइंस हुआ गया यहाँ पे, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग समझता है। तो यहाँ जो राइट वर्ड है जो इस सेंटेंस के सेंस को सूट करता है वो है कॉन्शियस, कि बिजनेसमैन को ये पता था, गहराई से पता था कि जो भी वो काम करने वाला है उसके नैतिक परिणाम क्या होंगे, एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, बट उसके फाइनेंशियल जो एम्बिशंस हैं, जो उसको आगे बढ़ना है बिजनेस में, वो उसके मोरल बिलीफ्स के आगे आ जाते हैं हमेशा, conflicted with moral beliefs। So the right word is conscious। conscious is the right word for this sentence। तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ स्पेलिंग में डिफरेंस की वजह से हो सकता है, या मीनिंग में डिफरेंस की वजह से हो सकता है, या कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंस की वजह से हो सकता है, या प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, और मीनिंग में प्रोनाउंसिएशन की वजह से कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब जाके दो क्वेश्चन आपके सही होंगे। देन वी हैव वी कॉम्प्लीमेंटेड, वी कॉम्प्लीमेंटेड द डांसर आफ्टर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब इन दोनों को कॉम्प्लीमेंटेड ही कहते हैं, बट यहाँ एक स्पेलिंग का डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ई लगा हुआ है, ई। इस तरह के नुआंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज आपको। प्रोनाउंसिएशन में तो कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं, आपको स्पेलिंग में कोई एक दो लेटर है वो आपको डिफरेंट दिखेगा, और उसी की वजह से उसका जो सेंस है पूरा वो बदल जाता है। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, टू प्रेज और एक्सप्रेस एडमिरेशन फॉर समवन, और कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है टू एनहेंस और कंप्लीट समथिंग, यूजुअली इन अ वे दैट मेक्स इट मोर परफेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, पूरक। पूरक आप हिंदी में इसे पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जो वर्ड सेंस निकल के आता है कि डांसर की परफॉर्मेंस के बाद आप क्या करते हैं, उसकी जो कुछ कमी रहेगी उसको कंप्लीट करने की पूरी करते हैं, कि अच्छी परफॉर्मेंस को आप ये कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने डांस किया, तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, टू प्रेज और एक्सप्रेस एडमिरेशन फॉर समवन। तो यहाँ पे क्या वर्ड सही होगा, कॉम्प्लीमेंटेड, आई वाला, कॉम्प्लीमेंटेड। तो बात ये निकल के आती है कि आपको इन दोनों शब्दों का सटीक अर्थ पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर आपको इसका सेंस भी समझ में आता है कि यहाँ पे एक डांसर की तारीफ की जा रही है, बट आपको इन दोनों का मतलब नहीं पता, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है उसमें से वो वर्ड आपको देखने को मिल जाए एग्जाम के अंदर। देन आई मेट एन इमिनेंट और एमिनेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश टुडे। इमिनेंट और एमिनेंट ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, पर देखने में लग रहा है कि एक जैसे हैं। इन दोनों का जो मीनिंग है वो भी बिल्कुल अलग है। इमिनेंट का मतलब होता है जो बस होने ही वाला है, द वॉर इज इमिनेंट, कि इसको कोई टाल नहीं सकता, अब ये होगा ही। इम्पेंडिंग इसके लिए सिनोनिम है, अबाउट टू हैपन, द वॉर इज इमिनेंट। ये वर्ड आपने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा न्यूज में। देन वी हैव एमिनेंट, एमिनेंट पर्सनैलिटी, फेमस और रेस्पेक्टेड विद इन ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और फील्ड। ऐसा पर्सन जो फेमस हो या पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत रेस्पेक्टेड हो, उसके लिए कहते हैं एमिनेंट पर्सनैलिटी, एमिनेंट पॉलिटिशियन, एमिनेंट साइंटिस्ट। तो यहां जो वर्ड यूज होगा, आई मेट एन एमिनेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश टुडे। एमिनेंट, इमिनेंट का मतलब है जो अभी होने वाला है, मैंने एक ऐसे इंग्लिश प्रोफेसर से मिला जो अभी होने वाला है, तो ये सेंटेंस नहीं बनता है। तो यहाँ आपको
जो स्पेलिंग का डिफरेंस है उसको भी ध्यान रखना होगा, और जो शब्द है उसका सही सेंस सूट करता है कि नहीं करता सेंटेंस को, वो भी ध्यान रखना होगा। सो द राइट वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट इज EMINENT, imminent. Sorry, eminent. Imminent is this one. Radiation from the sun attenuated, extenuated by earth atmosphere. By earth atmosphere. अब अगर आपको इन दोनों का मतलब नहीं पता तो आप एक बार सेंटेंस को पढ़ के देखें क्या सेंस निकल के आता है। रेडिएशन फ्रॉम द सन, सूर्य की जो किरणें हैं, इज एटीन्यूएटेड और एक्सटीन्यूएटेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर से डैश डैश डैश, तो सूर्य की किरणें एटमॉस्फेयर से कमजोर होती हैं, कम पड़ती हैं, मतलब एग्जैक्टली वहां से आ रही है, बीच में बादल भी है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, वहां से निकलने के बाद उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों में से एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब ऐसा हो कि जिससे किसी चीज का फोर्स कम होता हो, रिड्यूस इन फोर्स, इंटेंसिटी कम होती हो, दैट शुड बी द राइट वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट। हमें अब पता करना है इनका मतलब क्या होता है। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है रिड्यूस इन फोर्स, इफेक्ट और सिविरिटी, और एक्सटीन्यूएटेड का मतलब होता है टू मेक ए सिचुएशन लेस सीरियस और मोर फॉरगिवेबल। लेस सीरियस और मोर फॉरगिवेबल का सेंस है वो इस सेंटेंस में सूट नहीं होता है। यहां पे रिड्यूस इन फोर्स और इफेक्ट और सिविरिटी, ये करेक्ट वर्ड है। एटीन्यूएटेड, कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। सो द राइट वर्ड इज एटीन्यूएटेड। देन इन द टेम्पल इंसेंस या इंसेंस बर्न फिल द एयर विद फ्रेगनेंट हेज। अब यहां क्या शब्द सही है आप मुझे बताओ। देखो, इंसेंस का मतलब होता है, जैसे अगरबत्ती पे लिखा रहता है, अगरबत्ती का पैकेट लिखा होगा, उस पे आप देखेंगे तो लिखा रहेगा इंसेंस, ए सब्सटेंस बर्न फॉर इट फ्रेगनेंस। एक ऐसा पदार्थ जो अपनी खुशबू के लिए जलाया जाता हो। और इंसेंस का मतलब ऐसे निकलता है, IN और SENC को अलग तरीके से पढ़ के देखो। INSENS, इंसेंस मतलब सेंस में, विद इन सेंस, ये बहुत ही कम यूज होता है, रेयर और लेस कॉमन ए फॉर्म ऑफ इंसेंस और सिमिलर सब्सटेंस इफ यूज्ड एट ऑल। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। जो करेक्ट वर्ड है इस स्टेटमेंट के लिए वो है इंसेंस। इंसेंस, क्योंकि यहाँ पे फ्रेग्रेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये जो होता है इंसेंस इज अ सब्सटेंस बर्न फॉर इट्स फ्रेग्रेंस। तो ध्यान रखें, INCENCE, इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये सेंस के साथ IN मिला के एक वर्ड बनाया गया है, सेंस के साथ, विद इन सेंस, इन सेंस। ठीक है, सो द राइट वर्ड इज incense. In the temple, incense filled with air with fragrance haze. Then we have he was sitting besides. He was sitting besides या beside, ये S जो लगा है यही है मुद्दा। मी when I was eating the cake, जब मैं केक खा रहा था तो वो मेरे पास बैठा था। अब ये बहुत ही क्लोज हो गया। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि बिसाइड्स और बिसाइड में जो इसका यूसेज है उसके अंदर क्या फर्क होता है। बिसाइड्स इज यूज्ड in addition to, apart from, when to when to express the sense of in addition to or apart from। भी बोलते हैं कि besides preparing for civil services, I am also continuing my college। Beside preparing for civil services, I am also continuing my college degree। तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन चल रही है, साथ ही साथ इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, मेरा कॉलेज भी चल रहा है। और बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ, पास में बैठना, पास में होना। तो ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी व्हेन आई वॉज ईटिंग द केक, तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं होगा। तो बिसाइड इज द राइट वर्ड। बिसाइड इज द राइट वर्ड बिकॉज इट मीन्स नेक्स्ट टू और एट साइड ऑफ। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना है, तब जाके आपके ये 2 नंबर एंश्योर हो पाएंगे। देन ही वॉज कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट, ही वॉज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर हिज एग्जाम। अब इन दोनों का ही लगभग एक जैसा मतलब होता है, बट इस सेंटेंस में जो सूट होता है वो इनमें से एक ही है। कॉन्फिडेंट का मतलब है ए पर्सन ट्रस्टेड विद सीक्रेट, ए पर्सन
ट्रस्टेड विद सीक्रेट्स। कॉन्फिडेंट मतलब उसके पास सीक्रेट है, उसको ये सीक्रेट्स रखने के लिए दिए गए हैं, उसको पता है सीक्रेट्स का। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है फीलिंग श्योर ऑफ वन सेल्फ और वंस एबिलिटी, मतलब जिसको आत्मविश्वास हो अपनी एबिलिटीज के ऊपर कि वो ये काम कर लेगा, ये एग्जाम को क्लियर कर लेगा, उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्फिडेंट, DENT। और ये है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, पर्सन ट्रस्टेड विद सीक्रेट्स। तो यहाँ जो राइट वर्ड होगा वो होगा DENT, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इज द राइट वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर हिज एग्जाम। तो ये कुछ नुआंस हैं, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। देन इट टुक द बॉम्ब स्क्वाड many hours to defuse या diffuse the time bomb laying in the marketplace। अब डिफ्यूज और डिफ्यूज सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट इनका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो डिफरेंट है। DIFFUSE का मतलब होता है टू स्प्रेड और स्कैटर ओवर ए लार्ज एरिया। आपने अगर साइंस में याद हो, आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, जब कोई फ्रेगनेंस होती है कहीं पे तो वो डिफ्यूज होती है उस एरिया के अंदर, स्प्रेड हो जाती है, डिफ्यूज। और DEFUSE होता है डिफ्यूज का मतलब टू मेक ए डेंजरस और टेंस सिचुएशन लेस डेंजरस। बम को डिफ्यूज कर देना, उसके लिए वर्ड होता है DEFUSE। और ये है डिफ्यूजन वाला डिफ्यूज, जिसमें फ्रेगनेंस डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, स्कैटर हो जाती है ओवर एन लार्ज एरिया। So DEFUSE is the right word for this sentence. It took the bomb squad many hours to defuse DEFUSE, the time bomb laying in the marketplace. Then the next sentence is her resilience and spirit have always shown her metal during difficult times। दोनों को ही मेटल बोलते हैं, मेटल इसको कह सकते हैं, ये मेटल है। बट यहाँ इन दोनों के जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है। और इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड सूट होता है ये आपको डिसाइड करना है। देखिए METTLE का मतलब होता है साहस, धैर्य, फोर्टिट्यूड, वेलोर, ग्रिट, जिद, दृढ़ता, ए पर्सन्स एबिलिटी टू कोप विद डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। एक इंसान का साहस जिससे वो चुनौतियों का सामना करता है, उसे कहते हैं मेटल। और मेटल आपने सुना होगा साइंस के अंदर, ए सॉलिड मटेरियल दैट इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी आपका लोहा है, स्टील है, ये सब क्या है, मेटल है, METAL। और METTLE इज साहस, दृढ़ता। तो हर रेजिलियंस एंड स्पिरिट हैव ऑलवेज शोन हर मेटल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। सो द राइट वर्ड इज this one, METTLE। Then we have researcher had to distinguish between hypothesis and thesis in her dissertation। अब इन दोनों वर्ड्स में से क्या करेक्ट होगा, आप पॉज करके सोचो और बताओ। देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, प्रोपोजिशन, अजम्पशन। और थीसिस का मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन, शोध प्रबंध, ये शोध कर लिया है, ये मेरा थीसिस है, जो PhD में थीसिस देते हैं ना वो। और हाइपोथेसिस का मतलब अजम्पशन लगाना, टेंटेटिव अजम्पशंस टू बी टेस्टेड। अब यहाँ पे रिसर्चर ने अगर थीसिस कंप्लीट कर ली है तो वो डिस्टिंग्विश क्यों करेगा? डिस्टिंग्विश तो तब करेगा जब उसे दो सेट ऑफ या फिर खूब सारे अजम्पशन उसके सामने है, और उसकी डेजर्टेशन के लिए उसके काम का कौन सा है उसमें से उसे चूज करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टेंटेटिव अजम्पशंस टू बी इंक्लूडेड इन द डेजर्टेशन। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेस्टेबल अजम्पशंस मेड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले से अजम्पशन लगाना, प्रोपोजिशंस। और थीसिस का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी थ्योरी एज ए प्रीमाइस टू बी मेंटेन। अब इसको मानना है, ये फाइनल कंप्लीट शोध है, ये थीसिस है। सो द करेक्ट वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट इज hypothesis। Then we have court advice, the court advice or advisory, court advice or advisory, opinion carried on binding legal
बाइंडिंग लीगल इफेक्ट, कैरिड नो बाइंडिंग लीगल इफेक्ट। यहाँ केवल सेंटेंस पढ़ने से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा वर्ड सूट होगा। बट फिर भी हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या है और इनका यूसेज क्या है। देखिए, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, टू गिव गाइडेंस, रिकमेंडेशन, सजेशंस। डॉक्टर आपको एडवाइस देता है, एडवाइसरी जारी नहीं करता है डॉक्टर। डॉक्टर आपको एडवाइस देता है। और सरकार जो होती है वो एडवाइसरी जारी करती है, कि गवर्नमेंट इशूड एंड वेदर एडवाइसरी। तो यहाँ कोर्ट की एडवाइसरी ओपिनियन है। एडवाइस और ओपिनियन तो अपने आप में ही दोनों एक ऐसे वर्ड हो गए जो साथ में नहीं आ सकते। एडवाइस, ओपिनियन। एडवाइसरी ओपिनियन कैरिड नो बाइंडिंग लीगल इफेक्ट। एडवाइस का मतलब होता है रिकमेंडेशन ऑफर्ड, और एडवाइसरी का मतलब होता है गाइडेंस, ऑफरिंग गाइडेंस, बट नॉट लीगली बाइंडिंग। तो यहाँ जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा एडवाइसरी। परामर्श, सलाहकार, an ऑफिशियल नोटिस और रिपोर्ट, गिवन इंफॉर्मेशन और वार्निंग्स, ये है एडवाइसरी, एडवाइसरी ओपिनियन। अब मुझे एक पॉलिटी का आंसर बताओ कि कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, एडवाइस। आर्टिकल 143 आपको याद होगा। आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देते हैं, जुडिशरी एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट जो होती है वो एडवाइसरी जारी करती है। तो यहाँ एडवाइसरी ओपिनियन, तो कोर्ट का एडवाइसरी ओपिनियन, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा, एडवाइसरी। द फिलोसोफर emphasized the need for deduction, induction in constructing knowledge. In the construction of knowledge, which should be more emphasized, डिडक्शन और इंडक्शन? बहुत ही नुआंस्ड है, और इसका मतलब भी थोड़ा सा टिपिकल है, फिलोसॉफिकल है। डिडक्शन का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है निगमन। निगमन इसे एग्जांपल से समझो। जैसे हम बोलें कि सभी सभी जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब अंडे देते हैं। और जो कबूतर है वो एक पक्षी है, तो इसका मतलब कबूतर भी अंडे देता है। तो ये क्या हुआ, जनरल टू स्पेसिफिक रीजनिंग कर ली हमने। हमने पहले बोला कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है। और फिर हम स्पेसिफिक पे आ गए कि कबूतर भी अंडे देता है। तो ये है जनरल टू स्पेसिफिक। और एक उसका उल्टा होता है, ये क्या, डिडक्शन क्या है, जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। और इसका उल्टा होता है इंडक्शन, आगमन, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉडर जनरलाइजेशन। ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। जैसे एग्जांपल से, जैसे आप बोलो कि मैंने मैंने आज एक कौवा देखा जो कि काला था। मैंने एक कौवा देखा, आपने पक्षी नहीं देखा, आपने एक कौवा देखा, आपने स्पेसिफिक एक पक्षी देखा जो काला था। कल देखा वो भी काला था। आज तक जितने देखे वो सारे ही काले थे। तो इट मीन्स मैं ये ब्रॉडर जनरलाइजेशन कर सकता हूं कि सारे ही कौवे काले होते हैं, क्योंकि मैंने आज देखा वो भी काला कौवा था, कल देखा वो भी काला कौवा था। तो ये स्पेसिफिक जो जो बातें देखी, इससे मैं एक जनरल परसेप्शन बना सकता हूँ कि सारे ही कौवे काले होते होंगे। तो यहां अब मेरे को बताओ कि फिलोसोफर एम्फसाइज द नीड फॉर डिडक्शन और इंडक्शन इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। यहां जो आंसर होगा वो होगा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जो आपके साथ स्पेसिफिकली होता है उसको जनरलाइज करना होगा, तब जाके नॉलेज का जो बेस है वो ब्रॉडर होगा। तो काफी डिफिकल्ट ये सवाल है। और यहाँ आपके जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा इंडक्शन। इंडक्शन इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। देन वी हैव ए डिबेट सेंटर्ड ऑन द प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये तो बचपन से ही कंफ्यूजन रहा है कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनकी स्पेलिंग क्या होती है। उनकी उनकी स्पेलिंग हमने कई बार जो लेटर राइटिंग है उसमें भी सोचा कई बार कि क्या लिखें, ई एल लिखें, एल ई लिखें, ए एल लिखें। तो प्रिंसिपल जो स्कूल वाले होते हैं वो होते हैं ए एल वाले, PRINCIPAL। द मेन पर्सन और थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल जो बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल्स जो होते हैं जिनके ऊपर इंसान चलता है वो होते हैं फंडामेंटल ट्रूथ और बिलीफ। आप जिसे सही मानते हैं, आपके क्या मोरल्स हैं, आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो होते हैं PLE। PLE। अब मुझे बताओ, द डिबेट सेंटर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। तो यहाँ आउटराइटली आप इसे रिजेक्ट कर सकते हो कि ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल, PLE।
principle is the right answer. Then we have the diplomat's statement was filled with equivocal or unequivocal implications. अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक इक्विवोकल है, दूसरा अनइक्विवोकल है। तो इस तरह के नुआंस भी आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ भी जो वर्ड्स हैं उसका मिसयूज हो सकता है। इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगुअस और अनक्लियर इन मीनिंग। इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगुअस या अनक्लियर इन मीनिंग, जो स्पष्ट ना हो, साफ सुथरा ना हो। और अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसमें कोई डाउट ही ना बचा हो, जो बिल्कुल क्लियर हो। अनएम्बिगुअस, यहां भी अन लगा दो, अनएम्बिगुअस। तो डिप्लोमेट्स स्टेटमेंट वाज फिल्ड विद इक्विवोकल और अनइक्विवोकल implications। तो यहां जो करेक्ट होगा, क्योंकि उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो भरा हुआ है इक्विवोकल implication से, मतलब वो क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इक्विवोकल implications। इक्विवोकल implications, क्योंकि implication उसी के होंगे जिसमें से कुछ स्पष्टता नहीं है, उसे कुछ भी इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हैं। Then we have the analysis required a semantic और सिमोइटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ जो दोनों शब्द हैं इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। सिमेंटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक, मतलब अर्थ संबंधी, भाषा से जो अर्थ निकलता है वैसे। हाउ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस कन्वेज मीनिंग। मतलब जैसे आप कहें कि सरकार गिर गई, तो सरकार कहीं छत से थोड़ी गिर गई। उस इस लाइन का एक भाषार्थ है कि वो सत्ता में नहीं रही, मतलब इट इज नॉट इन पावर, मतलब वो पावर में नहीं है, तब हम कहते हैं सरकार गिर गई। तो ये तो है भाषा से मतलब। और सिम्योटिक का मतलब होता है साइन, साइंस, संकेत। जैसे आप कहते हैं कि रेड लाइट हो रखी है, मान लो ट्रैफिक रेड लाइट हो रखी है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि रुक जाओ। तो उसका भी एक अर्थ निकलता है, बट वो साइन है। और सरकार गिर गई, ये एक लाइन है, लिंग्विस्टिक लाइन है, एक भाषा है जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो एक रिलेटेड है लैंग्वेज से, एक रिलेटेड है साइंस से, रिलेटेड टू स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल, एंड दिस इज लैंग्वेज एंड लॉजिक। तो यहाँ जब टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टेक्स्ट को पढ़ना है, तो आपको उसकी भाषा से मतलब होना चाहिए कि वो जो साइंस लिखे हुए उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड होगा वो होगा सिम्योटिक। द एनालिसिस रिक्वायर्ड ए सिम्योटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, सो द राइट वर्ड इज दिस, SEMIOTIC। Then the witness was declared credible or creditable by the prosecution. Creditable या credible. The witness was declared credible और creditable. Credible का मतलब होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी। और क्रेडिटेबल का मतलब होता है जिसको डिजर्विंग प्रेज और एक्नोलेजमेंट, जिसको एक्नोलेजमेंट दिया गया हो, कि आपको क्रेडिट दिया जाता है इस सक्सेस का, कि एपीजे अब्दुल कलाम को हमारा जो मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। और क्रेडिबल मतलब जिसपे विश्वास किया जा सकता है, कि हमारी मिसाइल्स क्रेडिबल हैं, कि कभी भी कोई खतरा हुआ तो वो उसे उसके उससे निपटने के लिए कैपेबल हैं। तो मतलब दे आर क्रेडिबल, उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और क्रेडिटेबल मतलब उस मिसाइल को बनाने का क्रेडिट एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया है। तो विटनेस, जो विटनेस है, अब उसको क्रेडिट देंगे या क्रेडिबल होगा, वो उसकी जो बात बोलेगा वो क्रेडिबल होनी चाहिए, मतलब उस पर विश्वास किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड होगा वो हो क्रेडिबल। क्रेडिबल, डिक्लेयर्ड क्रेडिबल, नॉट क्रेडिटेबल बाय द प्रोसिक्यूशन। ओके, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने के बाद एक दो बार वापस से सेंटेंस को पढ़ो, फिर उसका मतलब आपको कुछ और नजर आएगा, एक लेयर फिर हटेगी, फिर समझ में आएगा। इस तरीके से आप ऐसे नहीं जाते कि आपको बस कुछ पता था और आपने टिक कर दिया, ऐसे नहीं, ध्यान से पढ़ना पूरे सेंटेंस को। देन रिसर्च फाइंडिंग वर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू अर्लियर स्टडीज। ये हमारे हमने पहले भी आया था कि कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो ई है इसका मतलब होता है एनहेंस और कंप्लीटिंग समथिंग। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, पूरक। और कॉम्प्लीमेंट देना इज एक्सप्रेसिंग प्रेज और गिवन फ्री ऑफ चार्ज। आपने कुछ सामान लिया, साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दे दिया, तो फ्री में मिल जाना, या किसी की तारीफ कर देना, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया किसी की ड्रेस को लेके। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एनहेंस और कंप्लीटिंग समथिंग। तो अर्लियर स्टडीज को कॉम्प्लीमेंट करता है कि उसकी तारीफ करता है। द रिसर्च फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ई वाला होगा, COMPLE, नॉट आई। सो द राइट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अर्लियर स्टडीज।
Then we have court ruled the evidence to be inadmissible due to its source. ये आप आराम से कर सकते हो कि कोर्ट ने एविडेंस को कहा कि ये इनएडमिसिबल है या इनएडवाइजेबल है ड्यू टू इट्स सोर्स, जहां से लिए गए हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। इनएडमिसिबल का मतलब होता है नॉट अलाउड, एडमिट, ADMIT, एडमिट, एडमिसिबल, स्पेशली इन लीगल प्रोसीडिंग्स। और इनएडवाइजेबल मतलब नॉट रिकमेंडेड और वाइस। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो आउट इन सन या इन पीक समर्स। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपको एकदम से बाहर नहीं जाना चाहिए, दिस इज एडवाइजेबल। इनएडवाइजेबल मतलब नॉट रिकमेंडेड टू डू दिस। एडमिसेबल मतलब जिसे एडमिट नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट ने कहा कि ये एविडेंस एडमिट नहीं किया जा सकता, तो यहां पे होगा एडमिसिबल, इनएडमिसिबल। द स्पीकर टोन वॉज पिजोरेटिव या प्रिरोगेटिव एंड ऑफेंडेड मैनी अटेंडेes। इन दोनों में क्या होगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हो। द स्पीकर की जो टोन थी, प्रिरोगेटिव, आप ये वर्ड भी आप पॉलिटी में कई बार पढ़ते हो कि दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ MLA, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, या इस लॉ एंड पॉलिटी के बाहर भी आप कई बार सुनते हैं दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ दैट पर्सन। पेजोरेटिव का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, और प्रिरोगेटिव का मतलब होता है स्पेशल राइट और प्रिविलेज। स्पेशल राइट और प्रिविलेज, किसी का स्पेशल राइट है। तो जो स्पीकर की टोन है वो किसी को स्पेशल राइट दे रही है, इसलिए ऑफेंड हो गए कि इसमें कुछ डिसअप्रूवल था या कंटेम्प्ट था इसलिए डिसअप्रूव हो गए। ऑब्वियसली इसलिए डिसअप्रूव हो गए क्योंकि हिज टोन वाज एक्सप्रेसिंग सम कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल। तो यहाँ पे प्रिरोगेटिव आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा पेजोरेटिव। देन वी हैव द ट्रीटी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग मोर एमिनेंट और इमानेंट देन एनफोर्सेबल। अब हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था, इमिनेंट। यहाँ आई है और यहाँ ए है, तो इन तीनों ही वर्ड का अलग अलग मतलब होता है, कंफ्यूज मत होना। इसका आपको पता है कि एमिनेंट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड और हाईली रेस्पेक्टेड, एमिनेंट पर्सन। और इमिनेंट जो हमने पहले पढ़ा था आई वाला, उसका मतलब होता है विच इज अबाउट टू हैपन, जो होने ही वाला है। द वॉर इज इमिनेंट, आपको याद हो तो। और इमानेंट का मतलब होता है इनहेरिटेड, इनहेरेंट और एग्जिस्टिंग विद इन समथिंग, जो किसी के अंतर्निहित हो, किसी के अंदर हो, इनबोर्न, इंटरनल, इंट्रिंसिक, इनहेरिट। जैसे आप कहें कि जस्टिस इज कंसिडर्ड एज एन इमनेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि लोकतांत्रिक सोसाइटी के अंदर जस्टिस होना ही चाहिए, इसका पार्ट ये अंतर्निहित है। इंट्रिंसिक है, इंटरनल है। तो यहाँ इमिनेंट, डिस्टिंग्विश, हाईली रिस्पेक्टेड ट्रिटी कैसे हो सकती है? तो जो करेक्ट वर्ड है वो होगा इमनेंट, इनहेरिटेड या एग्जिस्टिंग विद इन समथिंग। देन वी हैव हिज राइटिंग स्टाइल इज रिच इन allusions या illusions टू क्लासिकल माइथोलॉजी, टू क्लासिकल माइथोलॉजी। allusions का मतलब होता है डायरेक्शन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू ए पर्सन, इवेंट, टेक्स्ट और आइडिया। संकेत, किसी का उल्लेख करना। द स्पीच मेड एन allusion टू गांधी आइडियल्स। स्पीच के अंदर किसका संकेत था? गांधी जी के आइडियल्स का। allusions। और illusion का मतलब होता है भ्रांति, भ्रम, फॉल्स परसेप्शन या डिसेप्टिव अपीयरेंस। तो यहां देखो क्या वर्ड होना चाहिए? allusions का मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग। तो राइटिंग स्टाइल में किसका रेफरेंस आ रहा है? क्लासिकल माइथोलॉजी का रेफरेंस आ रहा है, या फॉल्स परसेप्शन और डिसेप्टिव अपीयरेंस आ रहा है? तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो है allusions, allusions। ओके। देन his poetry evokes a deep sense of bathos in the reader। पाथोस और बाथोस, इन दोनों में से आपको चूज करना है। देखिए आपने एथिक्स में सुना होगा ये वर्ड पाथोस। पाथोस का मतलब होता है भावुकता, ए सेंस ऑफ डीप सिंपथी, इमोशन। किसी आर्ट में हो सकता है, लिटरेचर में हो सकता है, पोइट्री में हो सकता है, स्पीच में हो सकता है। और बाथोस का मतलब होता है जब कभी हम बहुत सीरियस बात कर रहे हो और एकदम से बहुत मजाकिया मूड में आ जाए, तो वो होता है बाथोस।
अनइंटेंशनल शिफ्ट फ्रॉम द सीरियस टू द ट्रिवियल। बहुत सीरियस बात चल रही है और हमें कुछ ऐसे ही बर्गर पिज्जा के बारे में सोचने लगे उस टाइम, तो वो हो गया बाथोस। हर पोएट्री इवोक्स ए डीप सेंस ऑफ पाथोस या बाथोस। पाथोस का मतलब इमोशंस, सिंपथीज, पिटी। पाथोस का मतलब है इमोशनल अपील दैट इवोक्स पिटी और सैडनेस। और बाथोस का मतलब अनइंटेंशनल लैप्स फ्रॉम सबलाइम टू ट्रिवियल और रिडिकुलस। तो यहाँ इस सेंस को समझने के बाद आप पता कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा पाथोस। देन वी हैव स्कॉलर्स थ्योरी अपीयर टीनेबल या टेंजिबल इन लाइट ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज। कुछ डिस्कवरीज हुई उससे पहले स्कॉलर ने कोई थ्योरी दी थी, अब वो थ्योरी सही लगने लगी है क्योंकि रीसेंट डिस्कवरी उसको अप्रूव करती है। टीनेबल होता है एबल टू बी डिफेंडेड अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। कई बार कोर्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है इनटेनेबल, मतलब योर एविडेंस आर इनटेनेबल, दे कैन नॉट बी डिफेंडेड इन द कोर्ट, दे कैन नॉट बी डिफेंडेड। और टेनेबल होता है विच इज एबल टू बी डिफेंडेड। वो टेंजिबल हो सकता है जिसे टच किया जा सके, कंक्रीट हो, परसेप्टिबल बाय टच, महसूस कर सकते हैं, टेंजिबल। तो ये समझने के बाद आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से करेक्ट क्या होगा। स्कॉलर्स थ्योरी अपीयर टेनेबल या able to be defended just because of the recent discoveries, in the light of recent discoveries. So the right word is tenable. Then we have the invention was praised for its igneous या igneous design। igneous या igneous design। igneous का मतलब होता है क्लेवर, ओरिजिनल, इन्वेंटिव। क्लेवर, ओरिजिनल और इन्वेंटिव। और igneous का मतलब होता है इनोसेंट या नीव। इनोसेंट या नीव। अब इन दोनों को जानने के बाद अब मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। द इन्वेंशन वॉज प्रेज्ड। इन्वेंशन को इसलिए प्रेज किया क्योंकि वो इनोसेंट है, नीव है, या इसलिए उसको प्रेज किया गया कि वो ओरिजिनल है, इन्वेंटिव है, उसकी डिजाइन बहुत ओरिजिनल है, क्लेवर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा INGENIOUS, इग्नियस। Then we have the article was criticized for being overly prescribed in tone. Overly prescribed. Proscribe का मतलब होता है to forbid, to prohibit। और prescribe का मतलब होता है आपने किसी चीज को prescribe किया कि ये बुक पढ़ लो, तो इसका मतलब होता है to recommend, to authoritatively lay down a rule। Prescribed some guidelines, doctor prescribed some medicines, वो होता है prescribe, to recommend, to advise। और proscribe का मतलब होता है to forbid, to prohibit। The article was criticized for being overly proscribe या prescribe in tone। Proscribe, overly proscribe, not prescribe। Then we have biographer tried to enumerate the artist key influence। The biographer tried to enumerate the artist's key influences। कई बार आपके सामने एक मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के एंड में लिखा रहता है इनुमरेट। इनुमरेट का मतलब होता है टू लिस्ट और काउंट वन बाय वन। इनुमरेट द सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। तो वो आपको लिस्ट बनानी होती है, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट लिखना होता है, लिस्ट और काउंट वन बाय वन। इनुमरेट का मतलब होता है लैकिंग बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स और नंबर्स। लैकिंग बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड नंबर्स। ये समझने के बाद मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। द बायोग्राफर ट्राई टू इनुमरेट द आर्टिस्ट की इन्फ्लुएंसेस। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, की इन्फ्लुएंसेस थे, उनको लिस्ट करने की कोशिश की। ट्राई टू इनुमरेट, इनुमरेट इज द राइट वर्ड। ENUMERATE, enumerate। Then we have organization faced a momentous or momentary, momentous और momentary। इन दोनों वर्ड्स में आपको चूज करना है। डिसीजन ड्यूरिंग द क्राइसिस, डिसीजन ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो मोमेंटस का मतलब हमने सिनोनिम में भी देखा था, इसका मतलब है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ और सिग्निफिकेंस, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, सिग्निफिकेंस हो। मोमेंटस,
और मोमेंट्री का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए रहने वाला, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। द ऑर्गेनाइजेशन फेस्ड ए मोमेंटस डिसीजन ड्यूरिंग द पीरियड, ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला कुछ डिसीजन था। वैसी जो क्राइसिस है वो सिचुएशन है किसके सामने है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ जो राइट वर्ड होगा वो होगा मोमेंटस। और मोमेंट्री होता है जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, तो यहाँ पे मोमेंट्री का कोई सेंस बनता नहीं इस सेंटेंस में, तो मोमेंटस इज द राइट वर्ड। देन वी हैव his papers was filled with pragmatic dogmatic conclusions rather than open inquiry। pragmatic और dogmatic, ये दो वर्ड हैं जिनका अलग अलग मतलब है। pragmatic वो होता है जो प्रैक्टिकल होता है, रियलिस्टिक होता है, एम्फेरिकल होता है। pragmatic इज प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, एम्फेरिकल। एंड dogmatic इज assertively stating opinion in incontrovertible truth। dogmatic का मतलब होता है कुछ धारणाएं, धारणाएं जो चली आ रही हो, जिन्हें बिना रीजन और लॉजिक के मान लिया जाए, वो होती हैं डोगमेटिक। हिज पेपर वॉज फिल्ड विद pragmatic और डोगमेटिक कंक्लूजन रेदर देन ओपन इंक्वायरी। ओपन इंक्वायरी नहीं थी उसके अंदर, क्या था, धारणाएं थी। डोगमेटिक कंक्लूजन थे, जो उन्होंने पहले से प्री कंसीव्ड नोशन थे, वो उसके अंदर कंक्लूजन थे। pragmatic नहीं थे, प्रैक्टिकल नहीं थे, रियलिस्टिक नहीं थे। सो द राइट आंसर इज डोगमेटिक। Then the new tax reform will have a pervasive और persuasive impact on middle income group। pervasive और persuasive impact, किस तरह का impact होगा? pervasive का मतलब होता है हमेशा रहने वाला या spreading widely throughout an area और group। pervasive हर जगह जो लागू हो, हर जगह जो फैला हो, pervasive। और persuasive का मतलब होता है capable of convincing, किसी को मनाना, कन्विंस करना, pervasive idea। सो जो नए टैक्स रिफॉर्म्स हैं, न्यू टैक्स रिफॉर्म्स विल हैव ए परवेसिव इम्पैक्ट या परसुएसिव इम्पैक्ट। परसुएसिव मतलब टैक्स के लिए मनाना थोड़ी होता है। परवेसिव मतलब बहुत सारी उसकी जो लाइफस्टाइल है मिडिल इनकम ग्रुप की, जो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, उन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो मतलब इसका एक परवेसिव इम्पैक्ट होगा, परसुएसिव नहीं होगा कि टैक्स दो, आप टैक्स दो, हम आपको ऐसा मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। कन्विंस नहीं करती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक वाइड जो एरिया है, जो एस्पेक्ट है लाइफ का, उसके ऊपर टैक्स लगाती है। परवेसिव। सो द राइट वर्ड इज परवेसिव, नॉट परसुएसिव। देन वी हैव द फिलोसोफर्स आर्गुमेंट वाज डिसमिस्ड एज merely स्पेशियस और स्पेशियस रीजनिंग। अब ये भी हमने सिनोनिम और एंटोनिम में पढ़ा था। स्पीशियस का मतलब होता है सीमिंगली प्लॉसिबल, बट एक्चुअली फॉल्स और मिसलीडिंग। प्लॉसिबल का मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल। प्लॉसिबल, सीमिंगली प्लॉसिबल, दिख रहा है कि विश्वास किया जा सकता है, बट एक्चुअली फॉल्स और मिसलीडिंग। और स्पेशियस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा जगह हो, दैट अपार्टमेंट इज वेरी स्पेशियस, हैविंग एम्पल स्पेस। तो अब आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? द फिलोसोफर्स आर्ग्यूमेंट वाज डिसमिस एज स्पीशियस और स्पेशियस रीजनिंग। तो यहां पे क्या होगा आंसर? आंसर होगा स्पीशियस, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है बट वो मिसलीडिंग है और फॉल्स है। ऐसा दिख रहा है कि वो क्रेडिबल है बट वो मिसलीडिंग और फॉल्स है इनहेरेंटली। सो द आंसर इज स्पीशियस। द यूनिवर्सिटी मेंटेन्स ए स्ट्रिक्ट सेंसोर पॉलिसी फॉर एकेडमिक मिसकंडक्ट। एकेडमिक मिसकंडक्ट होगा उसके लिए यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, जो क्या करती हैं? सेंसोर करती हैं, सेंश्योर करती हैं। ये जो आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल सेंसर मोशन, वो है ये सेंसर मोशन। या आपने बॉलीवुड में सुना होगा सेंसर बोर्ड, ये है सेंसर, ये सेंश्योर। सेंसर वो होता है जो किसी चीज को सप्रेस कर दे, डिलीट कर दे, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को, कि सेंसर बोर्ड में मूवी गई और उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट काट दिया गया। सेंसर बोर्ड का ये काम होता है कि ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को हटा देना। और सेंश्योर, सेंसर मोशन जो आता है पार्लियामेंट के अंदर, वो किसी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए आता है। मतलब क्रिटिसाइज हार्शली और ऑफिशियल रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब क्रिटिसाइजिंग। So the university maintains a strict censure policy for academic discomfort। academic discomfort, तो इसके लिए कौन सा होगा? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल डिलीट थोड़ी करना है, यहाँ पे क्रिटिसाइज करना है या ऑफिशियल रेप्रीमांड होगा। तो इसके लिए जो राइट वर्ड होगा वो सेंसर। देन द टीम हैड टू adopt a new strategy after the first failure। एक बार फेलियर के बाद में
टीम को एक नई स्ट्रेटजी अडेप्ट करनी पड़ेगी या अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अडेप्ट का क्या मतलब होता है? अडेप्ट का मतलब होता है एडेप्टेशन, वर्ड आपने सुना होगा कि वी अडेप्टेड द वेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री व्हेन वी अराइव्ड। अडेप्ट का मतलब होता है टू मॉडिफाई और एडजस्ट। मॉडिफाई और एडजस्ट, अपने आप को चेंज कर लेना उस वेदर कंडीशन के हिसाब से, या उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से अडेप्ट कर लेना। और अडोप्ट का मतलब होता है, आपने सुना होगा एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड, टू टेक अप, टू बिगिन टू यूज, एक्सेप्ट फॉर्मली। तो यहाँ पे क्या होगा, द टीम हैड टू एडेप्ट या एडॉप्ट, एक नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी, और अपनाने का मतलब होता है अडॉप्ट। सो दिस इज द राइट वर्ड, अडॉप्ट इज द राइट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। Then we have the leader's speech had a strong effect on public sentiment. Effect और effect में क्या फर्क होता है? Effect का मतलब होता है किसी पे प्रभाव डालना, influence, affect, influence और produce a change, जिसके अंदर कोई बदलाव आ जाए, इसका मतलब वो affected है। The person is affected by virus, affected by virus। और effect का मतलब होता है result और outcome of a cause। Effect, as an effect of lightning there was a destruction in the building। मतलब किसी चीज का प्रभाव हुआ। इफेक्ट, रिजल्ट, किसी चीज का रिजल्ट। एज एन इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज योर हेल्थ विल बी इन गुड कंडीशन, कि इसका प्रभाव है। और इफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, टू प्रोड्यूस ए चेंज। तो लीडर स्पीच हैड ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा ऑन पब्लिक सेंटिमेंट? इफेक्ट होगा, किसी का इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट नहीं हुआ है, इफेक्ट पड़ा है, मतलब उसकी वजह से कुछ आउटकम आया है, कुछ चेंज आया है। ठीक है। देन then we have a defendant statement was completely uninterested, disinterested in the outcome of the case। The defendant statement was completely uninterested और disinterested। disinterested का मतलब होता है unbiased, तो किसी भी पार्टी की तरफ झुका हुआ ना हो। जज was disinterested। डिसइंटरेस्टेड का मतलब ये नहीं उसको इंटरेस्ट ही नहीं केस में। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है दोनों पार्टीज के लिए बराबर है, न्यूट्रल तरीके से वो अपना फैसला सुनाएंगे। और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है इंटरेस्ट ही ना हो किसी चीज में। अनइंटरेस्टेड मतलब नॉट इंटरेस्टेड, या फिर बोर हो गया हो कोई काम को करने से। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल और अनबायस्ड। तो डिफेंडेंट स्टेटमेंट वॉज कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड, ये आप मेरे को बताओ अब। तो यहां जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड इज द राइट वर्ड। Then we have a country's economic policy had a strong moral component। मोरल और मोरल कंपोनेंट, अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? मोरल तो आपने सुना होगा वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, वर्च्यूज, एथिक्स। मोरल का मतलब होता है कंसर्न विद प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, ये आपके वैल्यूज हैं, मोरल्स हैं। और मोरल का मतलब होता है स्पिरिट। डोंट स्पीक such things in front of students or your colleagues so that it will dwindle their morale। मोरल का मतलब होता है स्पिरिट, उनका कॉन्फिडेंस नहीं गिराना। कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे उस ग्रुप का स्पिरिट, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एंथुजियाज्म गिरे, कम हो, डिमिनिश हो। तो मोरल और मोरल में फर्क समझ गए। अब सेंटेंस को पढ़ो। द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी हैड ए स्ट्रॉन्ग मोरल और मोरल कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मोरल, बिकॉज कंसर्न विद प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या गलत है क्या सही है, यहाँ पे स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म का कोई लेना देना नहीं है। सो द राइट वर्ड इज मोरल। देन मैनेजर वाज आस्क्ड टू रिफ्यूट या रिबट द एक्विजिशन मेड अगेंस्ट द टीम। मैनेजर वाज आस्क्ड टू रिफ्यूट, रिबट द एक्विजिशन मेड अगेंस्ट द टीम। यहाँ ये जो दोनों वर्ड हैं ये हमने सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में देखे थे। रिफ्यूट का मतलब होता है टू प्रूव ए स्टेटमेंट और पर्सन टू बी रॉन्ग। आपको साबित करना है कि ये स्टेटमेंट और ये जो पर्सन है ये गलत है। और रिबट का मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट और प्रेजेंट कॉन्ट्ररी एविडेंस। रिबट का मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट और प्रेजेंट कॉन्ट्ररी एविडेंस। तो यहाँ पे मैनेजर को क्या करना है, किसी को गलत प्रूव नहीं करना,
उसको सिर्फ ये करना है कि एक्विजिशन जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं इसको गलत साबित करना है कि एक्विजिशन है, इसके अगेंस्ट में मेरे पास एविडेंस है। किसी पर्सन को गलत साबित नहीं करना है यहाँ पे। तो मतलब द मैनेजर वाज आस्क्ड टू रिबट द एक्विजिशन मेड अगेंस्ट द टीम। रिबट, नॉट रिफ्यूट। सेंस इन दोनों को आप कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है टू प्रूव फॉल्स और इसका मतलब होता है आर्ग्यू बैक। टू प्रूव फॉल्स और आर्ग्यू बैक, यहां होता है खंडन कर देना किसी चीज का, और यहाँ पे होता है उसको आर्ग्यू करना, वापस प्रतिवादन करना, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। द सीईओ वॉज नोन फॉर हिज डिस्क्रीट या डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव इश्यूज। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, ये जो दोनों वर्ड हैं जिनमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, DISCREET, DISCRETE, इनके मीनिंग में क्या फर्क होता है? REET का मतलब होता है केयरफुल और प्रूडेंट इन स्पीच और एक्शन, और डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट और डिस्टिंक्ट। X इज डिस्क्रीट टू Y, ये बिल्कुल अलग है। और डिस्क्रीट, ये जो REET है, इसका मतलब है केयरफुल और प्रूडेंट एक्शन इन स्पीच एंड एक्शन। द सीईओ वॉज नोन फॉर हिज डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव इश्यूज, बहुत ही प्रूडेंट और केयरफुल तरीके से सेंसिटिव इश्यूज को हैंडल करते हैं। तो यहां जो राइट वर्ड होगा वो होगा DISCREET। द साइंटिस्ट अटेम्प्टेड टू अश्योर एंश्योर द सेफ्टी ऑफ न्यू वैक्सीन। अश्योर का क्या मतलब होता है और एंश्योर का क्या मतलब होता है? ये दोनों ही वर्ड आपने सुने होंगे। अश्योर का मतलब होता है टू रिमूव डाउट्स और गिव कॉन्फिडेंस। आई एम अश्योरिंग यू दैट नथिंग रॉन्ग विल हैपन। अश्योरेंस देती है, मिलिट्री अश्योर करती है कि यू आर सेफ एंड यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर सेफ। और एंश्योर का मतलब होता है टू मेक सर्टेन दैट समथिंग हैपन। एंश्योर का मतलब होता है कि कुछ होगा, इसके लिए सर्टेनिटी प्रोवाइड करना, टू मेक सर्टेन दैट समथिंग हैपन्स। अब आप दोनों इसके मीनिंग्स को जानने के बाद अब सेंटेंस को देखो। द साइंटिस्ट अटेम्प्टेड टू अश्योर या एंश्योर द सेफ्टी ऑफ न्यू वैक्सीन। अगर यहाँ पे अटेम्प्टेड वर्ड नहीं आता तो अलग वर्ड यूज किया जाता, और अटेम्प्टेड है इसलिए अलग वर्ड होगा। देखिए अब, द साइंटिस्ट अटेम्प्टेड मतलब वो कोशिश कर रहे हैं किस बात की, कि कुछ भी गलत ना हो, उस जो वैक्सीन हो सेफ हो, इसके लिए एंश्योर वर्ड यूज होगा। दे अटेम्प्टेड टू एंश्योर। एंश्योर। अब अटेम्प्टेड वर्ड को हटा दो यहां से, अब पढ़ो। द साइंटिस्ट अश्योर द सेफ्टी ऑफ न्यू वैक्सीन, उन्होंने अश्योरेंस दी है कि ये सही है, मतलब वैक्सीन बन गई है अब, अश्योरेंस है पूरी प्रॉपर। और जब बन रही है तो दे वांटेड टू एंश्योर देमसेल्फ दैट इट वुड बी सेफ, द न्यू वैक्सीन वुड बी सेफ। तो इसलिए यहां पे जो राइट वर्ड होगा वो होगा एंश्योर। द लॉयर ट्राइड टू इलिसिट इलिसिट ए कन्फेशन फ्रॉम द विटनेस। इलिसिट का मतलब होता है ELICIT, का मतलब होता है किसी से कोई बात निकलवाना, टू ड्रॉ आउट ए रेस्पॉन्स और रिएक्शन। और इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इलिजिटमेट, नॉट परमिटेड। तो यहाँ क्लियरली आप समझ पा रहे हैं, द लॉयर, वकील क्या करते हैं, जो वहां पे विटनेस होते हैं उससे कुछ बात निकलवाते हैं, कन्फेस करवाते हैं कि आप वहां थे, आपने क्या देखा, आपने देखा कि नहीं देखा, तो मतलब उनसे कुछ बात निकलवाना। तो इसका आंसर होगा इलिसिट, नॉट इलिसिट। सो दिस इज द राइट वर्ड। देन वी हैव द वेसल। द वेसल sailed across the sea while his kingdom remained under the rule of a powerful vessel. Sailed across the sea while his kingdom remained under the rule of a powerful vessel. तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर दो बार तो ये वर्ड आता है और एक बार ये वर्ड आता है, बट हमें इसमें से चूज करना है। वेसल का मतलब होता है कोई जहाज, शिप, लार्ज बोट। और वेसल का मतलब होता है पर्सन, कंट्री दैट इज सबऑर्डिनेट टू मोर पावरफुल एंटिटीज। ये वर्ड आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट मैनी Indian kings acted as vessel of British Empire. The person, country that is subordinate to more powerful entity. तो यहाँ जो राइट वर्ड होगा वो होगा वेसल, VESEL, वेसल। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने यहाँ एक एरो और लगा के यहाँ पे फिर लिखा रहे कि यहाँ भी चूज करना है आपको, यहाँ भी चूज करना है। तो इस जगह राइट वर्ड इज दिस और इस जगह राइट वर्ड इज दिस।
Then, before you proceed with your presentation, let me clarify the essential points. जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करो उससे पहले मुझे जरूरी पॉइंट्स बता दो। प्रोसीड का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू गो फॉरवर्ड, और प्रीसीड का मतलब होता है टू कम बिफोर इन टाइम, ऑर्डर और पोजीशन। थ्री प्रीसीड्स फोर, तीन चार से पहले आता है। द किंगडम ऑफ अ पर्टिकुलर रूलर प्रीसीड्स अनदर, मतलब वो उससे पहले आया। प्रीसीडिंग, तो प्रोसीड यहाँ पे राइट वर्ड होगा। बिफोर यू प्रोसीड, आप शुरू करो, मतलब टू कंटिन्यू, टू गो फॉरवर्ड। आप जाओ प्रेजेंटेशन देने, उससे पहले मेरे पास ये बताना कि क्या एसेंशियल पॉइंट है, वो क्लेरिफाई करना। देन वी हैव the doctor will prescribe the medication that will alleviate your symptoms, but he will prescribe certain activities during recovery. अब यहाँ ये वर्ड हमने आज ही क्लास में पहले देखा था कि प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कोई रिकमेंडेशन देना, ऑथराइज करना कि आपको ये मेडिसिन लेनी है या कोई ट्रीटमेंट लेना है। और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है रोकना, टू फोरबिड, टू आउटलो समथिंग। तो यहाँ डॉक्टर क्या करेंगे, प्रोस्क्राइब करेंगे कि प्रिस्क्राइब करेंगे? प्रिस्क्राइब करेंगे। अगेन यहाँ पे इधर लिखा रह सकता है स्लैश प्रिस्क्राइब, तो इस जगह प्रोस्क्राइब होगा कि आपको कुछ काम करने से मना कर सकते हैं रिकवरी के टाइम। तो देखिए एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स का मतलब कैसे क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखो आप एक बार, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, और यहां भी अगर प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब दोनों लिखे होते तो आप क्या करते? डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब, पहला तो होगा डॉक्टर ने कुछ रिकमेंड किया, और दूसरा होगा डॉक्टर विल प्रोस्क्राइब, मतलब डॉक्टर कुछ काम करने के लिए मना करेगा आपको, टू फॉरबिड, टू आउटलो समथिंग, टू बैन। ओके, देन ऑल्दो वी लॉट टू part with old manuscript, he understood it was necessary for the project success. Although we loth, L-O-T-H, L-O-A-T-H-E, to part with old manuscript, he understood it was necessary for the project's success. अब यहाँ ये दोनों वर्ड एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, इनका क्या मतलब होता है? L-O-T-H, लोथ का मतलब होता है अनविलिंग और रिलेक्टेंट, मतलब जिसको इच्छा नहीं है कुछ करने की या पीछे हट रहा है। और L-O-A-T-H-E, लोथ का मतलब होता है टू फील इंटेंस डिसलाइक और डिस्गस्ट, बहुत ही ज्यादा किसी चीज से नफरत। Although he was loath to part with old manuscript, understood it was necessary for the project success. फिर से समझो, एल ओ टी एच, एल ओ टी एच का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार करना, मतलब शी वॉज loath, एल ओ टी एच, टू एडमिट हर मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकार करने की अनिच्छुक दिखाना, अनविलिंग, रिलक्टेंट, मतलब अपनी गलती नहीं मानना, loath। और एल ओ ए टी एच ई होता है किसी चीज को नापसंद करना, ही loathes, ही loathes करप्शन इन पॉलिटिक्स। तो यहां कौन सा लोथ आएगा बताओ? ऑल्दो ही वॉज लोथ, मतलब वो स्वीकार नहीं कर पा रहा ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट को छोड़ने के लिए, बट वो जानता है कि ये प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ घृणा नहीं कर रहा वो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से। सो द राइट वर्ड इज LOTH। देन वी हैव, वी मस्ट इंश्योर दैट बिल्डिंग इज सेफ। आप इसके आगे पढ़े बिना भी इसको सही कर सकते हो यहाँ पे। वी मस्ट इंश्योर, इंश्योर, इंश्योर मतलब आपने सुना है इंश्योरेंस, टू कवर विद इंश्योरेंस। और एंश्योर का मतलब टू मेक सर्टेन दैट समथिंग हैपेंस, ये अभी थोड़ी देर पहले अश्योर के साथ आया था। अब पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस। वी मस्ट इंश्योर दैट द बिल्डिंग इज सेफ एज वी कैन नॉट इंश्योर, यहां मैं लगा देता हूं एंश्योर, अगेंस्ट एवरी पॉसिबल रिस्क। तो इन दोनों में से इस जगह कौन सा वर्ड आएगा और इस जगह कौन सा वर्ड आएगा, ये बताओ। पहला है वी मस्ट एंश्योर, हम पहले ये एंश्योर कर दें, सर्टेन कर दें कि द बिल्डिंग इज सेफ। इसलिए जरूरी है कि हम हर चीज को तो इंश्योर नहीं कर सकते, हर चीज की इंश्योरेंस तो नहीं हो सकती। वी कैन नॉट इंश्योर, सो द राइट वर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इंश्योर अगेंस्ट एवरी पॉसिबल रिस्क। इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब आधा नंबर का ये और आधा नंबर का ये, तो एक नंबर का सेंटेंस हो जाएगा। देन वी हैव द साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट इग्नियस, और इग्नियस इन्वेंशन रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, दो हिज इग्नियस और
igneous approach to problem solving was equally admired। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है? INGENIOUS, igneous, इसका मतलब होता है क्लेवर और ओरिजिनल, और इग्नियस का मतलब होता है इनोसेंट एंड सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सेंटेंस को देखो, साइंटिस्ट इग्नियस इन्वेंशन, तो यहाँ पे क्लेवर और ओरिजिनल जो होगा वो राइट वर्ड होगा, सो दिस इज द राइट वर्ड। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दो हिज इग्नियस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज इक्वली एडमायर्ड, हिज सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, तो यहाँ पे ये राइट वर्ड होगा। ओके, देन they decided to immigrate to Canada for better opportunities, while their family chose to emigrate to United States। यहाँ कौन सा वर्ड सही होगा दोनों जगह पे? ये दोनों वर्ड आपने कई बार सुने होंगे। पहला है एमिग्रेट और ये है इमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब टू लीव वंस ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाना। और इमिग्रेट मतलब उस देश में आ जाना, टू कम टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री। मतलब कोई अगर इंडिया से यूएस जाता है तो इंडिया से तो इमिग्रेट हुआ है, एमिग्रेट हुआ है, और यहाँ यूएस के अंदर खड़े होकर देखेंगे तो ये क्या है? इमिग्रेशन, आया है कोई। दे डिसाइडेड टू एमिग्रेट, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड होगा करेक्ट वो होगा ये EMIGRATE, टू लीव वंस कंट्री, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद कहाँ जा रहे हैं वो? कनाडा। हो सकता है ये खुद की कंट्री यूएस हो या इंडिया हो, कोई भी हो सकती है, इस सेंटेंस के हिसाब से यूएस है। while their family chose to emigrate to the यूनाइटेड स्टेट्स, और उनकी फैमिली ने एमिग्रेट टू कम टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री, एमिग्रेट इन यूनाइटेड स्टेट, तो यहां पे कौन सा वर्ड सही होगा? एमिग्रेट, IMMIGRATE। देन वी हैव द हैंडराइटिंग वाज सो एलिजिबल इलिजिबल दैट द टीचर कुड नॉट मेक आउट द स्टूडेंट्स आंसर, मतलब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो एलिजिबल और एलिजिबल, ये तो आपको जानते होंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपने ग्रेजुएशन की हो तब आप फॉर्म भर सकते हैं, तो वो होता है ये वाला एलिजिबल। और इलिजिबल मतलब जिसको पढ़ नहीं सकते हैं, एलिजिबल मतलब क्वालिफाइड, एंटाइटल टू बी चोजन और कंसिडर्ड। और इलेजिबल मतलब इम्पॉसिबल टू रीड ड्यू टू अनक्लियर हैंडराइटिंग। तो हैंडराइटिंग मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा? दिस वन, दिस इज द राइट आंसर। देन वी हैव the collusion between the two vehicles caused massive traffic disruption, leading to investigation into potential collision between the drivers। कोलिजन का मतलब होता है धमाका, भिड़ जाना, द एक्शन ऑफ टू और मोर थिंग्स स्ट्राइकिंग ईच अदर। और कोलूजन का मतलब होता है हैंड इन ग्लव्स, सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन और कॉन्स्पिरेसी। दो लोग मिलकर सीक्रेट इलीगल कुछ काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोलूजन। सो द कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल, दोनों व्हीकल ने मिलकर क्या किया? करप्शन किया, कुछ सीक्रेट, ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होगा? कोलिजन हुआ व्हीकल्स के बीच में। देन लीडिंग टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन किस बात की होगी? पोटेंशियल, ऐसा हो सकता है कि कोलूजन हो बिटवीन द ड्राइवर्स, कोलूजन हो बिटवीन द ड्राइवर्स। देन वी हैव द थ्योरी ऑफ born out of years of research was finally confirmed by groundbreaking experiments। बोर्न का मतलब होता है कैरिड और ट्रांसपोर्टेड, और बोर्न का मतलब होता है कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू बर्थ, जो पैदा हुआ हो वो होता है बोर्न। और बोर्न ने, ई आप साउंड इसको साइलेंट करके बोर्न बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कैरिड। सो द थ्योरी कैरिड आउट ऑफ years of research was finally confirmed, so the right answer is BORNE, born। So this is how we have completed the first part of your words often confused and misused. In the next part, we will do other words which are often confused and misused। इसके अलावा जितने वर्ड्स आज हमने किए हैं इतने ही वर्ड्स हम और भी करने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। बार बार रिवाइज करने से ही ये जो मार्क्स हैं 2 नंबर, ये आप इंश्योर कर पाएंगे, अश्योर नहीं इंश्योर, इंश्योर कर पाएंगे। और पीडीएफ से भी आप पढ़ने की कोशिश करें, वहां से रिवाइज करें, क्लास को 1-2 बार देखने के बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से वर्ड आता है तो आप बिल्कुल उसको सही करके आएंगे। इतने ही वर्ड हम आगे की क्लास में भी करने वाले हैं।
So see you in the next class in the part 2 of words often confused and misused. Till then, bye bye.